हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप में से बहुत से लोग अपने रिलेटिव एडवोकेट के पास गए होंगे और उन्होंने केस लड़ने से मना कर दिया होगा या टालमटोली की होगी या आपको कह दिया होगा कि मैं इस तरह की केस कंटेस्ट ही नहीं करता। आप बड़ी हैरत में पड़ जाते हैं कि ये हमारे रिलेटिव हैं, एडवोकेट हैं, नामी एडवोकेट हैं, फिर भी हमारा केस कंटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में वो 10 मेन रीजन हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एक एडवोकेट अपने रिलेटिव का केस लड़ने से मना कर देता है, टालमटोली कर देता है, उस केस को या उस ब्रीफ को नहीं लेता है। इससे पहले हम ये जानें कि क्या एडवोकेट कानूनी रूप से एक अपने रिलेटिव, चाहे वो बहन हो, भाई हो, मदर हो, फादर हो, स्पाउस हो, उनके चिल्ड्रन हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, क्या कानूनी रूप से वो अपने रिलेटिव का केस कोर्ट में कंटेस्ट कर सकता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, पहले हम कानूनी प्रोविजन जानेंगे, फिर हम वो 10 प्रैक्टिकल रीजन जानेंगे जिसके कारण एक एडवोकेट अपने रिलेटिव का केस नहीं लड़ता है। कानूनी रीजन जानने के लिए सबसे पहले हम जाने वकालतनामा, जिसके बिहाफ पर एडवोकेट कोर्ट में अपीयर होने की अथॉरिटी रखता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो उसकी डेफिनेशन है कि इसके एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2001 के सेक्शन 2U में वकालतनामे को डिफाइन किया गया है। वकालतनामा इंक्लूड्स ए मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय विच एन एडवोकेट इज एम्पावर्ड टू अपीयर और प्लीड बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी। अब हम जाने कि इसकी सामान्य भाषा में डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होता है। तो वकालतनामा इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। वकालतनामा एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है दैट इज गिवन बाय अ क्लाइंट टू एन एडवोकेट टू अपीयर एंड और प्लीड बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑन बिहाफ ऑफ हिम। मतलब क्या हुआ, वकालतनामा एक डॉक्यूमेंट है रिटन, जो एक क्लाइंट के द्वारा एडवोकेट को दिया जाता है कि उसके बिहाफ पर आप अपीयर होइए। अब सेक्शन ऑर्डर 3 रूल 4 CPC में अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर के बारे में लिखा है, वो भी हम जाने। नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन वर्ड है in the court unless he has been appointed for the purpose by such person by a document in writing signed by such person or by his recognized agent or by some other person duly authorized by or under a power of attorney to make such appointment। मतलब any person can appoint any advocate। अब इसमें कहीं भी रिलेटिव को बार नहीं किया गया कि एक रिलेटिव एडवोकेट को वकालतनामा नहीं दे सकता। मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, स्पाउस हो, वो भी अपने रिलेटिव वकील को वकालतनामा दे सकते हैं। अब आइए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ये है कि जी हाँ, एक रिलेटिव वकील अपने रिलेटिव्स के बिहाफ पर केस कोर्ट में कंटेस्ट कर सकता है, वकालतनामा फाइल कर सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, वो 10 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है क्लाइंट की अपीयरेंस, पर्सनल अपीयरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब वकील अपने रिलेटिव का केस लेते हैं तो रिलेटिव कहते हैं हमारे आने की क्या जरूरत है, आप खुद ही देख लेना, आप खुद ही अपीयर हो जाना और कह देना कि मैं उन्हीं का रिलेटिव हूं, तो हम कोर्ट में क्यों आए। तो वो कोर्ट में आने की जहमत नहीं उठाना चाहते हैं, जबकि एविडेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस में, क्रॉस एग्जामिनेशन में पर्सनल अपीयरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो एक डिफिकल्टी आती है जिस कारण वकील अपने रिलेटिव को बुलाने से भी हिचकिचाता है, क्योंकि उसका भी टाइम शेड्यूल बहुत बिजी रहता है और रिलेटिव आना ही नहीं चाहता है। इसके बाद आता है नो प्रोफेशनलिज्म वाइल कंटेस्टिंग द केस। देखिए, जब आदमी कोई भी काम करता है तो उसमें एक प्रोफेशनलिज्म होता है, एक डेकोरम होता है। लेकिन यदि कोई रिलेटिव है तो सारे केसेस का अटेंशन छोड़ करके उसको अटेंड करना पड़ेगा, उम्र में बड़े हैं तो ड्यू रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, कोर्ट में स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, तो प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता। वो घर की बात करना चालू कर देते हैं, जबकि वकील का शेड्यूल बहुत बिजी होता है। तो अपने प्रोफेशनलिज्म से भी वकील हट जाता है। ये भी एक कारण होता है कि वो अपने रिलेटिव का केस लेने से कतराता है। अब एक सबसे बड़ा कारण, फीस और एक्सपेंडिचर के पैसे। फीस न तो वो मांग सकता है न वो रिलेटिव देते हैं। ये फीस तो एक अलग एस्पेक्ट हुआ, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है, कोर्ट फीस है, पेपर्स के पैसे हैं, फाइलिंग के पैसे हैं, कोर्ट के मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं, वकील के स्टाफ के एक्सपेंडिचर हैं, स्टेनोटाइपिंग के एक्सपेंडिचर हैं, वो भी रिलेटिव नहीं देते हैं वकील को। तो जब एक दो बार वकील के साथ चोट उतर जाती है, रिलेटिव्स पैसे नहीं देते हैं उसका स्टाफ भी जो है पूरा श्रम लग जाता है,
तो उसके बाद वकील अपने रिलेटिव्स को टालम टोली करना चालू कर देते हैं, कहते हैं कि मैं इस तरह का केस ही नहीं लड़ता हूँ। वो ये भी कहते हैं कि नहीं, मैं उस कोर्ट में ही अपियर नहीं होता। जैसे सेशन कोर्ट का केस है तो वकील साहब कहते हैं मैं तो हाई कोर्ट का वकील हूँ, हाई कोर्ट का केस है तो कहते हैं सेशन कोर्ट का वकील हूँ, मैं वहाँ ये काम करने नहीं जाता हूँ, आप कोई दूसरा वकील ढूंढ लीजिए। इसकी जेन्युइन कारण है उनकी। अब आता है एक और बहुत बड़ा कारण है, यदि केस का रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आए तो वकील साहब को फीस भी नहीं दी, पूरा कई साल केस भी चल लिया, और वो रिश्तेदार सब रिश्तेदारों के सामने ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई रिजल्ट वकील साहब के हाथ में है, रिजल्ट होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कारण, प्लीडिंग्स के कारण, क्रॉस एग्जामिनेशन के कारण, क्लाइंट की पर्सनल अटेंडेंस के कारण, ना कि वकील साहब की आर्ग्यूमेंट तो एक प्रभाव रखते ही हैं, लेकिन केवल आर्ग्यूमेंट से रिजल्ट नहीं आता। तो वो कहते हैं कि नहीं साहब, चूंकि वकील साहब ने ध्यान नहीं दिया होगा, हमने फीस नहीं दी थी, मांगते तो हम फीस दे देते, इसलिए हमारा केस बिगाड़ दिया। जबकि वकील कभी भी किसी का केस अपनी कारणों से नहीं बिगाड़ते हैं। अब एक और भी कारण है, रिलेटिव कभी भी किसी भी समय जब डेट ऑफ हियरिंग पर तो आते नहीं हैं, उससे पहले वाले दिन जब वकील साहब ब्रीफ तैयार करते हैं तब भी नहीं आते हैं। किसी भी सोशल गैदरिंग में, किसी भी सोशल मीटिंग में, फैमिली गैदरिंग में या लेयर टाइम में वकील साहब की पीस डिस्टर्ब कर देते हैं, अपने केस के बारे में उस समय बात करने लगते हैं जबकि उनका बात करने का केस के बारे में ऑफिस बंद हो चुका है, तब भी रात बिरात आ जाते हैं, कहते हम तो चाय पीने मिलने आ गए थे, और उनका पर्पस होता है केवल अपने केस के लिए आना। तो इस कारण भी वकील कतराता है कि रिलेटिव से दूर रहें, उनका केस नहीं लेवें। अब एक और भी है, रिलेटिव अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। देखिए वो भी जानते हैं रिलेटिव कि मैं किसी एक्स या वाई एडवोकेट के पास जाऊंगा तो मुझे वेटिंग में बैठना पड़ेगा, मेरे से फीस लगेगी, एक्सपेंडिचर के पैसे लगेंगे, तो क्यों नहीं अपन अपना जो फ्रेंड है, अपना जो रिलेटिव है, उसको एनकेश कर लिया जाए और उनके ऑफिस में जाकर के सारा काम करवा लिया जाए, फ्री में काम करवा लिया जाए और अपने रिलेशंस को एनकेश कर लिया जाए। तो जो अनड्यू एडवांटेज रिलेटिव्स लेते हैं, इसके कारण भी एडवोकेट जो है कतराते हैं अपना रिलेटिव का केस लेने से। अब एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्लाइंट कभी अपने रिलेटिव एडवोकेट को अपने ओरिजिनल पेपर्स और सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देता है, आर्ग्यूमेंट्स करने लगता है कि नहीं इसकी क्या जरूरत है, ये ओरिजिनल तो वहाँ है, हमारे पास नहीं है, जबकि वो चाहता ही नहीं कि वो ओरिजिनल पेपर्स अपने रिलेटिव एडवोकेट को दिए जाए। न वो फोटोकॉपीज देता है और कहता है कि वकील साहब ये तो पूरा झूठा केस हमारे ऊपर हुआ है, आप तो केस जितवा दीजिए, और वो अपना ज्ञान बखारने लगता है कि आप ये कहिएगा कोर्ट में तो हम तो केस तो पक्का जीत जाएंगे। जबकि कोर्ट एक प्रोसीजरल लॉ पर चलता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स, ट्रायल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट करवाया जाता है, तो वो रिलेटिव्स नहीं देते हैं। अब हम 8th कारण पढ़ें, वो किसी भी अवर अपने कन्वीनियंस पर, देखिए कोर्ट टाइम में भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे एक रिलेटिव ने कई बार कोर्ट अवर्स में कॉल कर लिए एक ही दिन में, मैं कोर्ट में था, कॉल पिक नहीं कर पाया, नाराज हो गए। मेरे फादर जो बहुत ओल्ड एज है, उनको कहा कि वो तो हमसे बात नहीं करते हैं, वकील साहब फोन ही नहीं उठाते हैं, हमारे रिलेशन है, ये क्या बात हुई। तो देखिए किसी भी अवर में, ऑफिस अवर में तो कॉल करते नहीं है, कभी भी मॉर्निंग में, लेट नाइट में, कभी भी कॉल करना अपना राइट समझते हैं, डेट ऑफ हियरिंग पर आते नहीं है। इस कारण भी वकील साहब अवॉइड करते हैं रिश्तेदारों का केस लेने के लिए। 9th रीजन, आप पूरा केस जितवा दीजिए किसी रिलेटिव एडवोकेट यदि अपने रिलेटिव का पूरा केस जितवा दे, उसका कोई थैंक्स नहीं है उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है, फीस का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो इस कारण से भी जब कोई वैल्यू ही नहीं है आपके काम की, एप्रिसिएशन ही नहीं है, तो एडवोकेट क्यों केस लड़ेंगे आपका। एक और लास्ट रीजन, वो अपनी नॉलेज को सुपर इम्पोज करने लगते हैं रिलेटिव। देखिए मान लीजिए रिलेटिव एज में बड़े भी हो सकते हैं, तो कहते हैं हमने तो पेपर में पढ़ा है, आपको ने क्या कानून नहीं पढ़ा, क्या आप इतने से कानूनी प्रावधान नहीं जानते। तो वकील साहब भी अनभिज्ञ बन जाते हैं कि मेरा इस पर्टिकुलर कानून में, इस पर्टिकुलर एक्ट में नॉलेज नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप दूसरे सबसे बड़े वकील शहर के कर लीजिए। तो ये 10 मेन कॉज हैं जिनके कारण वकील साहब कतराते हैं, अपने रिलेटिव का केस नहीं लेते हैं। और मैंने भी बहुत भुगता है, मैं अपने अनुभव से कहता हूं रिलेटिव्स का केस नहीं लेना चाहिए। अब क्वेश्चन है, जब रिलेटिव आ जाए तो क्या करें। तो उनका मीडिएशन से सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम, उनको कह दीजिए कि केस लड़ने में कोई फायदा नहीं है, आप केस कंटेस्ट मत कीजिए। यदि कोई पेनल्टी से केस सुलझ सकता है, मान लीजिए कोर्ट में कोई पेनल्टी लगती है और उससे केस सुलझ सकता है, तो कह दीजिए कि आप ये पेनल्टी जमा करा दीजिए, या फिर शहर के सबसे बड़े वकील के पास रिलेटिव को रेफर कर दीजिए, कह दीजिए कि सबसे बड़े वकील हैं, आप इनके पास चले जाइए। तो इस कारण से आपकी भी प्रतिष्ठा बची रहेगी, आपका हरासमेंट भी बचा रहेगा और रिलेटिव से आपके संबंध भी सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।